पेज 1033। Choice of policy. IS 38 allows a business to choose one or two measurement models as its accounting policy. Intangibles. Accounting policy में हम cost model पे भी रख सकते हैं चीज़ों को और revaluation model पे भी रख सकते हैं। Cost model. Cost model ये कहता है कि आपने चीज़ों को रखना है cost minus accumulated amortization and minus accumulated impairment loss. Revaluation model. अच्छा जी, रिवैल्यूएशन मॉडल मैंने कहा था उस वक्त आपने यूज करना है जिस वक्त एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती हो। एन इंटेंजिबल एसेट इज कैरिड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस एनी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट को किस पे रखा जाता है, याद कर लें, एट इट्स फेयर वैल्यू नो लेस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे फेयर वैल्यू पे नहीं रखा जाता चीजों को, माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड माइनस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद फेयर वैल्यू शैल बी मेजर्ड बाय द रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। अगर एक्टिव मार्केट हो, एक्टिव मार्केट वो होती है जहां चीजें बिकती हैं। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मली, लाइसेंस वगैरह ये चीजें वगैरह। एक्टिव मार्केट लाइसेंस तो गवर्नमेंट से मिलते हैं, मार्केट से तो वैसे ही नहीं मिलते। तो मेजॉरिटी इंटेंजिबल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सच रेगुलरिटी। रिवैल्यूएशन इतनी रेगुलरिटी से होनी चाहिए। अच्छा, हर साल रिवैल्यूएशन होनी चाहिए भाई, इनको नोट्स ला दें, ये बुक ला दें। हर साल रिवैल्यूएशन होनी चाहिए, हर 6 महीने बाद और किसको चाहिए बुक, किसके पास नहीं है अभी जी, ये देखो बुक पर। रिवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सच रेगुलरिटी। रिवैल्यूएशन इतनी रेगुलरिटी से की जाएगी कि हर 6 महीने हर साल जरूरी नहीं है, इतनी रेगुलरिटी से की जाए कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क ना हो। यानी ईयर एंड के ऊपर अगर फेयर वैल्यू जो है वो मिसाल के तौर पे बुक्स के अंदर एसेट आ रहा है, रिवैल्यू होने के बाद बुक्स में एसेट्स आ रहा है मिसाल के तौर पे 3 मिलियन का, और फेयर वैल्यू 2.9 मिलियन है, तो आप ना भी रिवैल्यू करें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बुक्स में आ रहा है 3 मिलियन का और फेयर वैल्यू 2 मिलियन हो गई है, तो बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, तो रिवैल्यूएशन हर साल करना जरूरी नहीं है। बच्चे समझते हैं हर साल करना जरूरी है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। Revaluation will be done with such regularity that at the end of balance sheet date the carrying amount of asset does not materially different from its fair value। तो सिर्फ रिवैल्यूएशन करना कब जरूरी है, इतनी रेगुलरिटी से करना जरूरी है कि फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट में ज्यादा डिफरेंस ना हो। एक्टिव मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो विद सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम हो, बोलियां लग रही हो सुबह शाम, टू प्रोवाइड प्राइसिंग इंफॉर्मेशन ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अच्छा, एक बात कहते हैं याद रखने कि सेम मॉडल शैल बी अप्लाइड टू ऑल एसेट्स इन द सेम क्लास। लिख लें, उर्दू में लिख लें बस। अगर एक सॉफ्टवेयर पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है तो सारे सॉफ्टवेयर पर लगाना पड़ेगा। अगर एक सॉफ्टवेयर पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है तो सारे सॉफ्टवेयर पर लगाना पड़ेगा। खोलो ना बुक, पेज नंबर 1033। अगर एक सॉफ्टवेयर पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है तो बाकी सॉफ्टवेयर पर भी लगाना पड़ेगा, सारे की जगह बाकी, तो बाकी सॉफ्टवेयर पर भी लगाना पड़ेगा। मैनुअली कॉपी कर लो, एक एक करके, जल्दी हो जाएगा, 2-3 मिनट का काम है। अगर एक सॉफ्टवेयर पर रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया तो बाकी सॉफ्टवेयर पर भी लगाना पड़ेगा। हाँ, लाइसेंसेस को सबको कॉस्ट मॉडल पे रख दें, लिखें, हाँ लाइसेंसेस सबको कॉस्ट मॉडल पे रख दें, कोई मसला नहीं। ये देखना डिफरेंट क्लासेस हैं, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, इसके बाद आपका जो है वो
पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब कुछ चीज़ें, ब्रांड्स, परचेज्ड वाले भी होते हैं, ये क्लासेस हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर को मार्केट वैल्यू पे ले गए तो सबको लेके जाएं। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर मेरे पास 4 हैं, एक को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लूं, 3 को, ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं सॉफ्टवेयर सारे, और ये दोनों, ये हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं। The same model should be applied to all assets in the same class. If an intangible asset in a class of revalued intangibles cannot be revalued because there is no active market for this asset, if an intangible in a class of revalued items, समझ आई, in a class of revalued intangibles, अगर रिवैल्यूड इंटेंजिबल्स के अंदर एक ऐसा इंटेंजिबल है क्लास में जिसमें मसला है, फिर क्या करें, उसकी रिव्यू, तो उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड ना करें। द एसेट शैल बी क्रेडिटेड कॉस्ट लेस एनी अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड अक्यूमुलेटेड, तो लिखें हां, अगर किसी एक सॉफ्टवेयर की एक्टिव मार्केट ही नहीं है, उसको फिर कॉस्ट मॉडल पर रख लें। हां, अगर किसी एक सॉफ्टवेयर की मार्केट ही नहीं है तो फिर उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लें। सिर्फ का फिक्रा कहीं डाल दें, यानी सिर्फ उसको, तो सिर्फ उसको कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं, बाकियों को तो फिर इसको रखें। जी अगली लाइन पढ़ के बताएं। हाँ जी बताएं, मतलब नहीं, सिंपल सी बात है यार, बता दें। जो सारी क्लास का एसेट है वो एक ही दिन में एक ही वक्त में रिवैल्यू करें। ये ना हो रहा है कि एक को 30 जून को रिवैल्यू कर रहे हो, एक को 30 सितंबर को रिवैल्यू कर रहे हो, एक को 31 दिसंबर को रिवैल्यू कर रहे हो। जब आपने सारे सॉफ्टवेयर रिवैल्यू करने का सोच लिया तो सारे सॉफ्टवेयर्स को एक ही दिन में रिवैल्यू करें। द आइटम्स विद इन अ क्लास ऑफ इंटेंजिबल, आइटम्स विद इन अ क्लास का मतलब बताएं। आइटम्स, सॉफ्टवेयर 1, सॉफ्टवेयर 2, सॉफ्टवेयर 3, विद इन अ क्लास, क्लास मीन सॉफ्टवेयर की। द आइटम्स विद इन अ क्लास are revalued simul to avoid selective revaluation of assets, and the reporting of amounts in financial statement representing a mixture of cost and values at different dates, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ अमाउंट्स टू अवॉइड सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन, अवॉइड, दो जो चीजें करनी है अवॉइड, नंबर 1 सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन अवॉइड करनी है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ अमाउंट्स इन मिक्सचर ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू, ये मिक्सचर अवॉइड करना है। कितने नंबर थे? अच्छा, ये ऑनलाइन वालों को एक्सेस नहीं हो रही पोर्टल की, वो देखें जरा, स्पैम में जाके चेक करें। जी सर। Revaluations shall be made with such regularity that at the end of balance sheet date the carrying amount of asset does not differ materially from its fair value। ये पहले भी बात होगी, इतनी रेगुलरिटी से होनी चाहिए कि कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस ना आए। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड करती है एसेट की नेचर पे। कुछ एसेट होते हैं जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इनमें क्या करें? इनमें बेहतर है कि आप रिवैल्यूएशन कर लें रेगुलर, ज्यादा हर साल ही कर लिया करें। और जो वोलेटाइल नहीं है, जैसे मैं लैंड एंड बिल्डिंग की मिसाल दूं, मॉडल टाउन का एरिया काफी अरसे से लैंड स्टेबल है, बिल्डिंग लैंड की प्राइस स्टेबल है, लेकिन यहीं आप लेक सिटी में चले जाएं तो वो जरा नई सोसाइटी बनी हुई है, उसमें कभी प्राइसेस करोड़ पे ऊपर जा रही हैं प्लॉट की, कभी कितनी ऊपर जा रही हैं, जैसे जैसे लोग उधर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं इंटेंजिबल्स जिनकी मार्केट क्या होती है, स्टेबल, तो उनको ज्यादा रिवैल्यू ना करें, और जिनकी वोले टाइल है उनको फ्रीक्वेंटली रिवैल्यू करते रहें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ फेयर वैल्यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स बीइंग रिवैल्यूड।
अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब ये नहीं है कि जो एसेट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको रिवैल्यू कर दें, जो सिरे से एसेट ही नहीं था उसको रिवैल्यू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब क्या कि आपने कोई इंटरनली जनरेट ब्रांड था आपका, तो आपने सोचा ब्रांड्स को रिवैल्यू कर दें अपने बाकियों को भी। तो आमतौर पे ब्रांड्स की तो एक्टिव मार्केट होती नहीं, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, या आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट थी तो आपने सोचा कस्टमर लिस्ट को भी रिवैल्यू कर दें, उनकी भी आमतौर पे एक्टिव मार्केट होती नहीं। लेकिन किसी भी इंटेंजिबल को अगर आपने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ था, तो जब आपने सोचा कि उससे मिलते जुलते एसेट्स को रिवैल्यू करें, तो उसको रिवैल्यू करने का मतलब ये नहीं कि अनरिकॉर्डेड को भी रिवैल्यू कर दो। तो अनरिकॉर्डेड इंटेंजिबल को क्या नहीं करना, रिवैल्यू नहीं करना। द रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल that has not been previously recognized as an asset does not allow। तो लिखें, कोई इंटेंजिबल पहले से रिकॉर्ड ही नहीं था, अब उसको रीवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पे ना ले जाइएगा। कोई इंटेंजिबल पहले से रिकॉर्ड ही नहीं था, अब उसको रीवैल्यू करके मार्केट वैल्यू पे ना ले जाइएगा। ओके, चलेंगे आगे। द रिवैल्यूएशन मॉडल डज नॉट अलाउ, रिवैल्यूएशन मॉडल इसकी इजाजत नहीं देता। किस चीज की इजाजत नहीं देता? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एट अमाउंट अदर देन कॉस्ट। समझ आ गई? जब आप इंटेंजिबल को खरीदें तो उसको आप इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें। कई दफा कॉस्ट ना फेयर वैल्यू से कम होती है, क्योंकि आप निगोशिएट करके सस्ता खरीद लेते हैं, इस वजह से। तो कहते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे करनी है माय डियर? कॉस्ट पे, उससे डिफरेंट नहीं हो सकती। आमतौर पे कॉस्ट फेयर वैल्यू बराबर होती है, अनलेस के आप मार्केट से सस्ता ले लें। जी 77, रिवैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा आफ्टर एन, बोले 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 आफ्टर एन एसेट हैज बीन इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट। वही बात दोबारा करे, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा जब आप इनिशियली एसेट को किस पे रख दें? कॉस्ट पर। उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा, उससे पहले रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होगा। यानी इनिशियली तो कॉस्ट पर रखना, उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं। However, if only part of the cost of intangible is recognized as an asset, because the asset does not meet the criteria for recording until part of the way through the process, the revaluation model may be applied to whole of that asset। अगर अभी डेवलपमेंट चल रही है किसी चीज की और इन प्रोग्रेस है, तो उसे रिवैल्यू ना करें, और जब वो एसेट पूरा बन के कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको रिवैल्यू कर दें। If only part of the cost of intangible is recorded as an asset, part of cost is recorded as an asset, CWIP, work in progress। If only part of the asset is recorded as an asset, because the asset did not meet the criteria for recording, क्योंकि वो criteria for recording अभी meet नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि 6 क्राइटेरिया मीट नहीं करा, मतलब ये कि अभी वो इंटेंजिबल मुकम्मल नहीं बना। Until part of the way through process, जिट इज डेवलपमेंट चल रही है अभी, द रिवैल्यूएशन मॉडल मे बी अप्लाइड टू द होल ऑफ द एसेट। तो रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ कब लगेगा? जब पूरा एसेट बन जाएगा। ओके, अच्छा, जो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपने एसेट लिए हुए हैं उनको भी आप रिवैल्यू कर सकते हैं, चाहे आपने, अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट में इनिशियल रिकॉग्निशन पे भी 2 चॉइसेस थी, फेयर वैल्यू मॉडल और फेयर वैल्यू के ऊपर रख सकते हैं या नॉमिनल अमाउंट पे। लेकिन जिसको आपने नॉमिनल अमाउंट पर रख लिया है, अगर उसका रिवैल्यू करने को आपको बाद में दिल चाह रहे तो कोई मसला नहीं, उसमें क्या रिवैल्यू करने में मसला, उसको भी रिवैल्यू कर लें। खैर, हो सकते 4 सॉफ्टवेयर आपने खरीदे हो
और एक सॉफ्टवेयर आपको गवर्नमेंट ग्रांट में मिला हो, तो वो इनिशियली आपने किस पे रिकॉर्ड किया हो? नॉमिनल अमाउंट। तो रिवोल्यूशन सरप्लस तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो खैर है, रिवोल्यूशन सरप्लस ज्यादा हो जाए कोई मसला नहीं। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट में आपको एसेट मिला, इनिशियली आपने चॉइस 1 किस पे रखा? फेयर वैल्यू पे। तो ईयर एंड पर इसको रीवैल्यूड अमाउंट पे रखें या कॉस्ट मॉडल पे रखें, कोई मसला नहीं। इसी तरह आपने इनिशियली गवर्नमेंट ग्रांट वाले को नॉमिनल अमाउंट पे रखा, तो ईयर एंड पे इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें या, एक मिनट रुकें, ये वाला कॉस्ट मॉडल पे कैसे हो सकता है? मतलब इनिशियली बस फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें, उसके बाद वो फेयर वैल्यू इसकी कॉस्ट है, बस इस कॉस्ट को अमोर्टाइज करते रहे, इसमें क्या मसला है? बस फेयर वैल्यू दोबारा ना जाने, लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है रिवैल्यूड अमाउंट पे रखने को तो रख लें। तो दोनों चॉइसेस में रिवैल्यूड और कॉस्ट मॉडल अवेलेबल है। एक इधर देखें मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखें, इधर आपने रखा 70 रुपए पे इनिशियल रिकॉग्निशन, 70 रुपए पे, ईयर एंड पे हो गया 80 रुपए पे, ना लेके जाए रिवैल्यूड अमाउंट पे, ना लेके जाए 70 रुपए, या 70 रुपए को डेप्रिशिएट करके कॉस्ट मॉडल पे रख लें, उसमें क्या मसला है? कुछ समझ आई बात? तो इनिशियली मैंने फेयर वैल्यू पे रखा 70 रुपए पे, क्योंकि इनिशियल में चॉइस मेरे पास अवेलेबल है, फेयर वैल्यू पे रखा 70 रुपए पे, और ईयर एंड पे वो 90 रुपए का हो गया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बस मैंने कॉस्ट 70 माइनस से कम रिडक्शन नहीं रखना है, मैंने कॉस्ट मॉडल ही रखना है, बस उस पर रखे रखना, कोई मसला नहीं। तो वो कह रहे हैं नॉमिनल अमाउंट वाले को भी आप एट अ लेटेस्ट स्टेज जाके, हाँ हाँ एवरी टाइम वेलकम। हाँ ये तो मैं ले आया था, पढ़े हुए थे उसमें। आगे कहते हैं सारी बातें करने के बाद, कहते हैं मैं आपको सच्ची बात हूँ, इट इज अनकॉमन फॉर एन एक्टिव मार्केट टू एग्जिस्ट फॉर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल्स की एक्टिव मार्केटिंग कोई नहीं एग्जिस्ट करती है दुनिया में। कहते हैं ये सुन लो मेरे से, ऑल्दो दिस मे हैपन, लेकिन हो सकता है कि एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे, वैसे करती नहीं है कहते हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल इन सम इलाके एन एक्टिव मार्केट में एग्जिस्ट फॉर फ्रीली ट्रांसफरेबल टैक्सी लाइसेंसेस। कहते हैं टैक्सी लाइसेंसेस दुनिया में इतने कॉमन हो गए हैं, इतने कॉमन हो गए हैं कि वो टैक्सी लाइसेंस आपको मार्केट में भी मिल रहे हैं। कोई पुराना टैक्सी वाला आपको भेज देगा अपना लाइसेंस। कहते हैं कुछ लाइसेंस इतने रुलने लग गए हैं मार्केट में कि वो भी अब अवेलेबल हो गए हैं। फिशिंग लाइसेंस मार्केट में कई दफ़ा इतने रुल रहे हैं कि अवेलेबल हो गए। आमतौर पे ये गवर्नमेंट देती है, लेकिन फिर भी आम लोगों के पास जब आ जाए तो वो गवर्नमेंट ने आगे बेचने की इजाज़त दे दी हुई है। और प्रोडक्शन कोटास तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटेंजिबल्स में। प्रोडक्शन कोटा का मतलब होता है कोई चीज़ बनाने की इजाज़त लेना। तो कोई कंपनीज है पाकिस्तान में सिगरेट बना रही हैं, वो होस्ते गवर्नमेंट से पहले इजाज़त लेती हूँ, तो प्रोडक्शन कोटास मिलते हैं, ये इंटेंजिबल होते हैं। कोटा मीन्स इजाज़तनामा। अच्छा, कहता है कुछ चीज़ें मैंने दुनिया में नज़र मारी हैं, उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। कहता है ये मेरी तरफ से सुन लो, कुछ चीज़ें मैंने दुनिया में नज़र मारी हैं, उनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। हाउएवर एन एक्टिव मार्केट विल नेवर एग्जिस्ट फॉर ब्रांड्स, फॉर न्यूज़पेपर मेथड्स, म्यूजिक एंड फिल्म पब्लिशिंग राइट्स, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स इसे कहते हैं, बिकॉज सच एसेट्स आर ऑफ यूनिक नेचर। पता नहीं ये 2-4 नाम याद कर लें अगर हो सकते हैं, मुझे तो यही लग रहा है याद कर लें। बाकी को ना बार बार रीड आउट करना है घर में, बस बाकी को बार बार घर में रीड आउट करना है। जैसे अभी तक का रिवाइज कर दूं ताकि ज़्यादा लंबी चीज़ें ना हो जाए। पहले शुरू में हमने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट मॉडल में अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन और अकम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस होता है। फिर हमने रेगुलरिटी के बारे में पढ़ा था, चीज़ें रेगुलरली रिवैल्यू होनी चाहिए कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सब्सटेंशियली डिफर ना करें। एमसीक्यू में कोई भी लाइन आ सकती है, कोई भी लाइन आ सकती है। एक्टिव मार्केट क्या होती है ये पढ़ा था। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर 2-3 रिवैल्यू किए हैं तो सारे सॉफ्टवेयर को रिवैल्यू करो, चॉइस अवेलेबल नहीं है। फिर
इफ एन इंटेंजिबल कैन, और अगर उन सॉफ्टवेयर में से कोई एक रिवैल्यू नहीं हो सकता तो उसको रिवैल्यू ना करो, कोई मसला नहीं। और इंटेंजिबल को सबको साइमल्टेनियसली रिवैल्यू करो। तसल्ली से 10 मिनट में सारा जाके पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन इतनी रेगुलरिटी से होनी चाहिए, वो तो बात पढ़ ली हमने। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है उनकी वॉलेटिलिटी पे, ज्यादा वॉलेटाइल है तो जल्दी रिवैल्यू कर लें। रिवैल्यूएशन मॉडल ये नहीं कहता कि जो इंटेंजिबल ही नहीं है उसको रिवैल्यू कर लो, या इनिशियली कॉस्ट के अलावा कुछ और करो, कुछ भी नहीं कहता। देखें वो भाई लेट आए हैं, उनको फिर भी समझ आ रही है सारी बातों की, तो सुबह से हम ऐसे टाइम जाया करें। चलिए, रिवैल्यूएशन मॉडल इज अप्लाइड आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसको रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है। और रिवैल्यूएशन जो गवर्नमेंट ग्रांट वाली चीजें उनको भी रिवैल्यू कर सकते हैं, और एक्टिव मार्केट कहते हैं दुनिया में एग्जिस्ट चीजों की करती नहीं, लेकिन कुछ चीजों की करती है। लेकिन कुछ चीजों के बारे में इन द एंड में बता रहा हूं कि इनकी दुनिया में इनको कहते हैं बस स्टैंडर्ड कह रहे हैं, इनको रिवैल्यू करने की इजाजत ही नहीं है, बस इनको रिवैल्यू करने की इजाजत ही नहीं है। इफ द फेयर वैल्यू ऑफ रिवैल्यूड इंटेंजिबल कैन नो लॉन्गर बी मेजर्ड, पहले मेजरेबल थी, अब मेजरेबल नहीं है, क्योंकि पहले मार्केट एग्जिस्ट करती थी, अब आप उस बाजार में गए तो लोगों ने कहा जी वो बंद हो गई है मार्केट, अब क्या करें? बाय रेफरेंस टू द एक्टिव मार्केट, एक्टिव मार्केट नहीं है तो क्या करें? द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट शैल बी इट्स रीवैल्यूड अमाउंट एट द डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन। तो जो आखिरी दफा आपने रीवैल्यू की है वही इसकी फेयर वैल्यू है, वही इसकी कैरिंग वैल्यू है। बाय रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट लेस एन एक्युमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एक्युमुलेटेड इम्पीरियल लॉस, बस उसी को अब चलाएं। यानी आपने 100 रुपए का खरीदा था और 10 साल बाद आपने उसको रिवैल्यू करते करते 500 रुपए पे ले गए थे, अब एक्टिव मार्केट खत्म हो गई, अब उसको किस पे रखें? 500 पे, लेकिन उसमें से डेप्रिसिएशन और वो माइनस करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। The fact that an active market no longer exists for a revalued intangible may indicate that asset may need to be impaired। अच्छा, अगर किसी चीज की एक्टिव मार्केट खत्म हो जाए तो IAS 36 लगा लो, हो सकता है एसेट अच्छा खासा इंपेयर भी हो गया हो, क्योंकि आपने अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी तो माइनस करना है ना। तो उसके लिए जरा मेरा मशवरा है, कहते हैं कि चेक करा लो, हो सकता है एक्टिव मार्केट फारग हो गई है तो फिर इंपेयरमेंट भी टेस्ट करनी पड़ेगी। If the fair value asset can be measured by reference to an active market at a subsequent measurement date, और बाद में फिर पता चल जाए तो क्या करें? उससे आगे चुप कराएं, उससे आगे फिर रिवैल्यूएशन करना शुरू कर दें, फिर क्या मसला है अगर बाद में पता चल जाए तो? चलते चलते रुक जाए तो क्या कर दें? उसको पॉज कर दें, अब रिवैल्यू करना बंद कर दें, और अगर बाद में पता चल जाए तो दोबारा रिवैल्यू कर दें। लेकिन मार्केट का बंद हो जाना एक चीज की इंडिकेशन है कि एसेट क्या हो गया? इंपेयर हो गया। जब कभी आप इंटेंजिबल को रिवैल्यू करें तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आप ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड लगाएं या नेट रिप्लेसमेंट मेथड लगाएं। ये रिवैल्यूएशन की ना जनरल एंट्रीज करने का तरीका है, ये भी हम नहीं करेंगे, ये मैं पढ़ा भी नहीं रहा, ये जनरल एंट्रीज करने का तरीका है, ये बाद में देखेंगे। सरप्लस के साथ क्या तो सलूक करते थे, याद होगा, या तो सरप्लस को आहिस्ता आहिस्ता रिटेन अर्निंग में डालते थे, या फिर डिस्पोजल तक वेट करते थे, और एंड पे सरप्लस सारे को कहां डालते थे? रिटेन अर्निंग। तो या तो ट्रांसफर कर दें रिवैल्यूएशन सरप्लस को ऑन ईयरली बेसिस टू रिटेन अर्निंग विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल अमोर्टाइज एंड ऑन डिस्पोजल रिमेनिंग को भी फेंक दें अगर डिस्पोजल के वक्त पे पड़ा हुआ। लेकिन दूसरी सूरत में डू नॉट ट्रांसफर द सरप्लस ऑन ईयरली बेसिस पे ट्रांसफर ना करें टू रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक ही दफा करें एंड ऑन डिस्पोजल फुल अमाउंट टू दी रिटेन्ड अर्निंग, पूरी अमाउंट ट्रांसफर कर दें रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको पढ़ आज के लेक्चर नोट्स पेज 1033 और पेज 1034, और शुरू किया हमने LO3 से। ओके, amortization and impairment. An entity shall assess whether the useful life of an intangible is finite or indefinite. सादा सी बातें हैं, आप पता चलाएं कि मेरी इंटेंजिबल की लाइफ फाइनाइट है या इनडेफिनिट है, और अगर फाइनाइट हो तो फिर लेंथ पता चलाएं कितने साल चलेगी या कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा मेरा इंटेंजिबल। तो लाइफ निकालने के दो तरीके, या यूनिट्स प्रोड्यूस देख लें कितने करेगा, या कितने साल साथ चलेगा। An intangible asset shall be regarded by an entity as having an indefinite useful life based on analysis of all of the factors.
There is no foreseeable limit to the period over which asset is expected to generate inflows. अगर intangible की आपने लाइफ को indefinite कब लेना है? When there is no foreseeable limit to the period. अगर ये पता नहीं चल रहा कि कितना अरसा जनरेट करेगा कैश इनफ्लोज, नेट का लफ्ज इसलिए लिखता है कि कैश इनफ्लोज भी आएंगे उसको कमाने के लिए, आउटफ्लोज भी होंगे. Accounting for intangible is based on useful life, and intangible with the finite useful life is amortized, and intangible with the indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible that arises from contractual or other legal rights shall not exceed the period of contractual or other legal rights, but may be shorter depending on the period over which entity expects to use the asset. अच्छा, लीगल लाइफ, यूजफुल लाइफ. गवर्नमेंट ने कहा इसको 4 साल इस्तेमाल करो. आपका ख्याल है ये जो है 5 साल तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, तो क्या करेंगे? 4 साल. पढ़िए जरा, फिर बाद में नोट कीजिएगा. यूजफुल लाइफ कितनी है भाई, बता दें कितनी है? द यूजफुल लाइफ डेट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट shall not exceed the period of contractual or other legal right. असल में वो ये कह रहे हैं कि आप इसको ना यूजफुल लाइफ ना लिखा करो, आप इसको लिखा करो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन, कि आप कितना अरसा इससे कैश जनरेट कर सकते हो. इफ द कॉन्ट्रेक्चुअल और द लीगल राइट्स आर कन्वेड फॉर लिमिटेड टर्म दैट कैन बी रिन्यूड. अच्छा, वो तो अलग बात है. एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू यूज लिखो, एक्सपेक्ट्स टू यूज लिखो. कहते हैं मेरा ये मशवरा है, 1 मिनट. द यूजफुल लाइफ डेट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट shall never exceed the period of contractual और लीगल राइट. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यूज करने 5 साल. द यूजफुल लाइफ विल नेवर एक्सीड कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट. ये 4 से बढ़ नहीं सकती. अब कहते हैं, हम तो लिखते होते थे ना लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, वो असल में ये लफ्ज यूज करना चाह रहा है. कहते हैं अब मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लो कि यूजफुल लाइफ इज 4 years. हम लफ्ज लिखते थे अमोर्टाइज कितने हिस्से पे करना है, टेक्निकली वो लफ्ज लिख रहा है यूजफुल लाइफ. सो यूजफुल लाइफ शुड बी टेकन टू 4 years. सबर सबर सबर. अगला क्वेश्चन, अगर लीगल लाइफ 4 साल हो और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां मछलियां आना बंद हो जाएंगी 3 साल बाद, तो बट मे बी शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ओवर विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू. अगर एक्सपेक्ट्स टू यूज शॉर्टर है तो फिर शॉर्टर कोई यूजफुल लाइफ ले लो. तो उसने यूजफुल लाइफ का लफ्ज इस्तेमाल उसके लिए किया है जो अरसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि शॉर्टर के लिए. ये टेक्निकली स्पीकिंग बात है. तो टेक्निकली हम शुरू से भी ये कर सकते थे, फिलहाल आप कम से कम चलें ये कर लें. बात तो पता ही है आपको, अमोर्टाइजेशन तो निकालनी आती. तो यूजफुल लाइफ किसको कहना है दोनों में से? शॉर्टर को. वो बैग में है मेरे.
useful life that arises from contractual and legal right shall never exceed the period of contractual or legal life. Useful life that arises from legal right shall never be greater than, होता है ना, shall never be greater than legal life, but may be shorter. अगर हम एक्सपेक्ट करें कि लीगल लाइफ से भी कम अरसा, हमने लाइसेंस लिया क्यों 4 साल के लिए, जब हमें पता था कि 3 साल के लिए वो एसेट इस्तेमाल होना है, 4 साल से कम मिल नहीं रहा होगा। और ये तो आपको पता है, इफ कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स आर कन्वेड फॉर अ लिमिटेड टर्म, जो लिमिटेड टर्म के लिए दिए जाए लेकिन बाद में उनको क्या किया जा सकता है, तो द यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल शैल इंक्लूड द renewal period only when if there is evidence to support that renewal by the entity without significant cost. अगर आपको लगे कि significant cost ये बगैर रिन्यू हो जाएगा, यानी मिनिमल कॉस्ट पे रिन्यू हो जाएगा, तो फिर आप लाइफ में उस पोर्शन को भी शामिल बोलें कर लें। लेकिन जो इंटेंजिबल्स हैं विद इन indefinite useful life shall never be, इनको अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। इन अकॉर्डेंस विद IAS 36 एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड कि उसको टेस्ट करें इंपेयरमेंट के लिए बाय कंपेयरिंग इट्स रिकवरेबल अमाउंट विद द कैरिंग अमाउंट। एनुअली भी, ये नई चीज पढ़े, मैंने एनुअली लिखवाया हुआ था, नई चीज पढ़े। एंड व्हेन देयर इज एनी इंडिकेशन, इसको एनुअली भी करें और जब इंडिकेटर हो तब तो जरूरी करें। मतलब कई दफा 6 महीने के एंड पे अकाउंट्स बनते हैं ना, तो फिर ऐसी सूरत में उस वक्त भी कर लेना बेहतर है अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट कराओ। जी बताएं अगली लाइन क्या लिखी हुई है। हर साल देखें कि इनडेफिनेट से फाइनेट हो गई है या नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो फिर उसको कर दें। द यूजफुल लाइफ इंटेंजिबल इट इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज्ड, ये कौन से होते हैं? इट इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज्ड, ये कौन से वाले इंटेंजिबल्स होते हैं? बताएं ना, इट इज नॉट बीइंग अमोर्टाइज्ड वाले कौन से होते हैं? जिनकी इंडेफिनेट लाइफ हो। शैल बी रिव्यूड ईच पीरियड टू डिटरमिन वेदर द इवेंट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कंटिन्यू टू सपोर्ट एन इनडेफिनेट लाइफ। देखें कि ऐसा कुछ हो गया कि इनडेफिनेट लाइफ अब इसकी है। इफ दे डू नॉट, और अगर अभी अब नहीं रही इनडेफिनेट, the change in useful life assessment from indefinite to finite shall be accounted for as a change in accounting estimate. may be change in accounting estimate. अगर इसको change in accounting estimate ना लेते ना और prior year error type लेते, तो फिर तो पिछले सालों की amortization भी निकालनी पड़ती। तो पता ये चला कि पहले अंदाजा था indefinite life है, लेकिन अब error नहीं हुई, अब अंदाजा कि नहीं ये तो 4 साल रहेगा, तो अब remaining life कितनी होगी? 4 साल। अब 4 साल पे अमोर्टाइज कर दें, लेकिन जो पास्ट में अमोर्टाइज नहीं हुआ उसकी खैर है, उसकी कोई मसला नहीं। जी मैंने तो क्वेश्चन देखा कि साल के दरमियान अगर हमें पता लगे या कोई इंडिकेटर दे इम्पेयरमेंट से पता लगे, तो वो उस दिन से आगे लेके चलते हैं, पूरे साल को कंसीडर नहीं करते। जी वो सवाल आप दिखा दें, फिर कर लेते हैं डिस्कस। चलें बस ठीक है, अब इसको कल पढ़ लेंगे आगे। पेज 103 पैरा 109 तक। अच्छा हाँ जी बोले। हाँ वो कर लेंगे। किस चीज़ की फेयर वैल्यू थी? हाँ वो कर लेंगे, वो मुझे फिर 1 का सवाल मुझे भेज देना, मैं उससे देख के बता दूंगा आपको। आमतौर पे सेम ही होती है। अच्छा मोहतरम, अब आप तशरीफ़ ले आए पेज नंबर 1071 पे। ये होमवर्क का सवाल भी डिस्कस करना है हमने आज।
अच्छा पहले ये कर लें ज़रा 5 मिनट लगा के। क्वेश्चन 21 पेज 1079। 4-5 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। क्वेश्चन 21 पेज 1079। जी क्या निकली है कॉस्ट? बस कॉस्ट निकालें, नोट नहीं बनाना। ये नोट कर जाके बना लीजिएगा, बस मुझे कॉस्ट निकाल दें। इसी सफ़े पे पेंसिल से निकाल दें, किताब पे, जैसे मर्जी करें। बस 1 मिनट में कॉस्ट निकालें। डोंट टेक मोर देन 1 मिनट। ये तो सवाल तो आप कर ही लेंगे, नोट बनाने आते हैं अब आपको। जी और कोई बताए कॉस्ट? जी भाई एक्सेलेंट 114। चलें बस छोड़ दें, अब एक भाई ने निकाल लिया काफ़ी। अब चलें पॉइंट 1। IS started research and development for a project for a new product alpha on यकम फरवरी 2023। बस छोड़ें, 2-3 मिनट का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। अप टिल देयर लॉन्च डेट ऑफ यकम दिसंबर। अब ये मेरे ख्याल से पूरी ब्लैक लाइन बनेगी ना। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि ब्लैक लाइन बनाएंगे और दरमियान के लिए रेड लाइन बनाएंगे, यानी पूरा अरसा। लैब कब खुली? स्टार्टेड R&D ऑन यकम फेब। लैब खुली यकम फेब 23 को। अप टिल लॉन्च डेट, प्रोडक्ट लॉन्च होके मार्केट में कब अवेलेबल होगी? 1 दिसंबर को। फरवरी से यकम दिसंबर कितना अरसा बना? 10 महीने। उसमें फिर स्टाफ सैलरीज हैं, इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल है, कंसल्टेंट फी है। डेट्स ऑफ इंक्रेंस की बजाय ना इसको पीरियड लिखना चाहिए था वैसे। डेट्स ऑफ इंक्रेंस, पीरियड अच्छा लफ्ज होता, पीरियड ऑफ इंक्रेंस। चलें बहरहाल, क्योंकि ये अरसा है ना, कोई डेट तो नहीं है। दो द डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन यकम मई 23। इससे पहले क्या चलती रही? फिर बताएं कि यकम फरवरी से यकम मई तक क्या चलती रही? रिसर्च। यकम फरवरी से यकम मई तक क्या चलती रही? रिसर्च। दो द डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन यकम मई 23, द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज ओनली मेट ऑन यकम। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ यकम जून को। तो फिर मई के महीने में क्या चलती रही? बुरी डेवलपमेंट। और फिर जून से लेकर दिसंबर तक क्या चलती रही? अब देखिए कितनी खूबसूरत डायग्राम बनी, बेहतरीन। ये पूरा अरसा कवर कर रही है ब्लैक लाइन। यकम फेब से यकम मई तक क्या चला?
जल्दी बताएं। रिसर्च, दो द डेवलपमेंट स्टार्टेड ऑन यकम में ना, तो पहले फिर रिसर्च चल रही थी। अच्छा, यकम में से यकम जून तक क्या बना? बुरी डेवलपमेंट। और यकम जून से यकम दिसंबर तक क्या बना? अब ये लाइन बनानी आ गई भी है। अब मुझे बता दें किस अरसे में चली है रिसर्च और बुरी वाली डेवलपमेंट? रिसर्च भी और बुरी वाली डेवलपमेंट भी किस महीने में चली है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, बस। और अच्छी वाली डेवलपमेंट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डन। तो ऊपर वाले कितने महीने हो गए? 4, और ये 6। अच्छा जी, द ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड अगेंस्ट ईच कॉस्ट। कितना खूबसूरत लफ्ज लिखा है। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन्ड अबव। हर एक का अलग अलग पीरियड दिया हुआ है, उसके दौरान ये कॉस्ट चली है। द यूजफुल लाइफ ऑफ द अल्फा इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years। अच्छा जी, इसमें कितना कैपिटलाइज करेंगे? 60 फरवरी, पकड़े ना उंगली से, फरवरी, ये तो पूरा पूरा 10 ही है ना, पूरे 10 ही है फरवरी से नवंबर। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। डन हो गया। फरवरी से नवंबर, ये 10 महीने चली हैं। इसमें से कैपिटलाइज कितना करना है? कैपिटलाइज इसको करें डिवाइड 10 से, मल्टीप्लाई 6 से, 36। इक्विपमेंट को कैपिटलाइज करने या इक्विपमेंट की अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज को इनटेंजेबल में कैपिटलाइज करना है? इसको इंग्लिश में कोई बोले, जो मैंने बात उर्दू में बोली है, हाथ खड़ा करके। इक्विपमेंट की अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की डेप्रिसिएशन को इनटेंजेबल की कॉस्ट में ऐड करना है, इसको इंग्लिश में बोले कोई? द डेप्रिसिएशन बोले आगे, द डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, आगे बोलें ड्यूरिंग द फेज व्हेन गुड डेवलपमेंट बैड डेवलपमेंट कोई लफ्ज नहीं है, ये नहीं लिख के आना पेपर में। द डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, आगे बोलें ड्यूरिंग द फेज व्हेन द डेवलपमेंट मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, दैट इज फ्रॉम जून टू नवंबर, शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालेंगे, तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालेंगे। इस तरह इंग्लिश में पेपर में लिख के आना है। इक्विपमेंट की लाइफ 5 years, इक्विपमेंट की लाइफ 5 years। जवाब बताएं, ये कितने अरसे की डेप्रिसिएशन है इसकी? 1 साल की। लेकिन हमारा इक्विपमेंट तो 1 साल इस्तेमाल हुआ ही नहीं। हमारा इक्विपमेंट कितना अरसा इस्तेमाल हुआ है? अभी अभी जरा वैसे पूरा करें, फिलहाल पूरा करें, पूरे को स्प्लिट किया करें माय डियर, ऐसे ना करें। पहले पूरे 9 महीने के डेप्रिसिएशन निकालें जी। नाउ व्हाट इज दिस? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन इतने अकाउंट से, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 18 से हिट होगा, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन 18 से क्रेडिट होगा। उसमें से डेप्रिसिएशन में कितना जाएगा और एसेट में कितना जाएगा, वो आप जरा मुझे फैक्टर लगवाएं, जिस फैक्टर को मैंने पिछली एडजस्टमेंट में रेड मार्कर से लगाया है। रेड मार्कर से फैक्टर लगवाएं। ये डेप्रिसिएशन कितने अरसे की है? 9 months की। मुझे कितने मंथ्स की चाहिए? 6 months की। कहां से कहां तक? जून से नवंबर तक। तो फिर अप्रैल, मई और दिसंबर की डेप्रिसिएशन कहां गई इसकी? अप्रैल, मई और दिसंबर की एक्सपेंस में चली गई। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, आप लोग जैसे भी निकालते हैं फिगर से ही निकलनी चाहिए, मुझे ये ज्यादा अच्छा तरीका लगा, क्योंकि अब एंट्री 36 और 12 एंट्री कोई बताए क्या बनेगी? अब अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 18, इनटेंजिबल डेबिट 12 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 6। समझ आई बात? तो ये 18 का फायदा क्या हुआ? अगर एंट्री करनी होती तो ये 18 हेल्प कर देता। मुझे बताएं एसेट वैल्यू कितना अरसा लूज की है? एसेट ने वैल्यू कितना अरसा लूज की है? यकम अप्रैल से लेके 9 months।
तो ये पूरे साल के डेप्शन है या इस्तेमाल ही 9 महीने हुए? अब ये 9 महीने की है तो मेरे कैलकुलेटर कितने महीने की दे दो। एंट्री बताएं, जनरल एंट्री। डेप्शन डेबिट 6 रुपए, वो मैंने नहीं फिगर निकाली। डेप्शन डेबिट 6 रुपए, इंटेंजिबल डेबिट 12 रुपए और अकॉमोडेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 18 रुपए। So the depreciation of development phase amounting to 12 रुपए will be capitalized as a part of intangible asset. आगे चलें, कंज्यूमेबल्स, ये भी फरवरी से नवंबर इस्तेमाल हुए हैं तो कोई मसला नहीं, फिर ये तो वही होगी बात। डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट, कंसल्टेंट फी मई से नवंबर। हाँ ये जरा मजे का था, मई से नवंबर। अच्छा, अब मुझे पता चला उसने डेट्स क्यों लिखे है, क्योंकि एक चीज ना किसी खास दिन को खरीदी थी। बहरहाल डेट स्लैश पीरियड लिख देना ज्यादा अच्छा लफ्ज होना था। अच्छा, मई से नवंबर, तो ये कॉस्ट कितने अरसे की है? 7 महीने की। तो 7 में से जून से नवंबर कवर हो जाएगा ना इसमें, तो डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 24। बहुत अच्छा सवाल था रिवीजन के एतबार से, बेसिक लेवल का सवाल था, बिल्कुल बेसिक लेवल का। जी क्या क्या गलती हुई थी, जरा जल्दी हाथ खड़ा करके बताएं, गलती क्या क्या हुई थी? कोई गलती नहीं हुई थी, सारा सही जा रहा था। हाँ जी बताएं ना, कैलकुलेट क्या गलत किया? अच्छा अच्छा, वो लिखा था कैलकुलेटर पे गलती कर दी, ओके। और अमोर्टाइजेशन तो फिर आप निकाल ही लेंगे ना इसकी, अमोर्टाइजेशन की टेंशन नहीं मुझे। चलें जी जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं। वेबसाइट कॉस्ट निकालें, वेबसाइट की कॉस्ट। ऐसी 9 नंबर का सवाल भी नहीं, ये 5 नंबर का सवाल बनता था आईकेम में। यदि केबल निकाल के देना इसमें 24। हाँ सही कह रहे हो, 24 आएगी। और यकम जुलाई 2023 हमारा साल शुरू होने के 6 महीने बाद हमने लॉन्च किया अपनी नई वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल। लॉन्च कर दी तो बनानी कब शुरू की थी ड्रामा, ये तो बताओ, लॉन्च कब कर दी बोले? 1 जुलाई 23 को लॉन्च कर दी। आई लॉन्च दिस न्यू वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। द वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ प्रोडक्ट कल के होमवर्क में एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए थी, ये एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ऑनलाइन सेल के लिए। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली एंड मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया एज इंटेंजिबल। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वाज इनकर्ड एज फॉलोज। ये कॉस्ट कब हुई हैं फिर? बस ठीक है, फिर हमारे साल ही हुई होंगी। एक जुलाई से के बाद नहीं, 1 जुलाई से पहले हुई हैं, क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक हमने 6 महीने की अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। लेकिन वो सॉरी वो लाइफ में देखता हूँ। इट इज एस्टिमेटेड दैट वेबसाइट वुड बी टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट इन 4 years. However, IL plans to incur additional expenditure on the website to incorporate new technologies, which will enable alhamdulillah IL to use the website for 8 years. बताएं जी, 8 years या 4 years? Why 4 years? भाई वेबसाइट 4 साल बाद कहते हैं फारिग हो जानी है। हमारे प्लान्स हैं कि एडिशनल एक्सपेंडिचर करेंगे, जब वो करेंगे तो फिर वो वेबसाइट 8 साल तक चलेगी। ये कहां की बातें कर रहा है भाई, तू किधर से आया? तो कुछ हुआ तो नहीं ना ऐसा? खाली प्लान्स की बेस पे तो नहीं लाइफ को रिवाइज कर देते। अब ये कमरा है, अब कॉलेज वाले कहें कि इस कमरे के अंदर जो है वो सिटिंग कैपेसिटी इतनी है तो यूनिट्स, हमारा प्लान है इस कमरे को एक्सटेंड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसकी बेस पे तो नहीं बातें होंगी। तो जो हो गया होता है उसकी बेस पे लाइफ कैलकुलेट होती है ना। तो इसलिए लाइफ तो कितनी लेंगे वेबसाइट की? 4 साल इंटू 6/12 मिल जाएंगे। एक्वायरिंग ऑफ वेब सर्वर्स एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हमने कल क्या कहा था? ये एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ये IAS 16 में जाएगा। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ्स, डिजिटल फोटोग्राफ्स हमेशा एक्सपेंस में जाएगा। फिजिबिलिटी स्टडी करना, सिलेक्टिंग प्रेफरेंसेस, ये भी कहाँ जाएगा? क्योंकि ये कौन सी फेज है?
प्लानिंग फेज है। कंटेंट डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगा, कोड डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगा, और उसके बाद डिस्काउंट देना कस्टमर्स को, रजिस्टरिंग द डोमेन नेम कैपिटलाइज होगा। अच्छा, ऐसी सूरत में ना कैलकुलेटर पे अलग अलग फिगर्स जमा करके लिख के एग्जामिनर को दिखाया करें, और इसमें कोई डिस्कशन नहीं करनी थी, इग्नोर जो चीजें कर रहे हैं। इसलिए 9 नंबर का सवाल था छोटा सा कि आपने बस 13, आपने सिर्फ पेपर में क्या करना है, 13 जमा 8 जमा 3 लिख के आ जाना है। इन सबको जो इनको इग्नोर किया उनकी वजह नहीं लिख के आनी, क्योंकि रीजंस तो नहीं उसने मांगी हुई ना। तो ये जी था आसान सा सवाल, बनाओ भाई। नहीं अभी सब्र करो। अच्छा, वो कल वाला वेबसाइट कॉस्ट खोलें, पेज नंबर जी 10 डबल नहीं, नहीं होमवर्क वाला भी कर लेते हैं। 1038 1037 ये रह गया था ना, SSC 32 डज नॉट अप्लाई। तो पेज नंबर 1037, पेज 1037 SSC 32 डज नॉट अप्लाई करने लगे हम। SSC 32 डज नॉट अप्लाई टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग या खुद बनाना एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर, परचेजिंग, डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर। जाहिरी बात है, जब आपने वेबसाइट बनानी होगी तो वेबसाइट बनाने से पहले आप वेबसाइट हवा में तो नहीं बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, वेबसाइट बनाने के लिए कोई उससे पहले हार्डवेयर चाहिए होगा जिसके अंदर प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करके वेबसाइट बनाएंगे। तो परचेजिंग हार्डवेयर, डेवलपिंग हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग। ये ऑपरेटिंग हार्डवेयर कोई चीज नहीं है, ऑपरेटिंग का मतलब है बाद में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मतलब है इस लाइन का, कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए। तो परचेज करना हार्डवेयर, डेवलप करना हार्डवेयर या ऑपरेट करना हार्डवेयर। एग्जांपल गिवन, वेब सर्वर्स जो कल हमने पढ़े थे, प्रोडक्शन सर्वर्स, स्टेजिंग सर्वर्स वगैरह होते हैं, डाटा बैकअप के लिए अक्सर यूज होते हैं, या फिर कुछ से डाटा को सेव करने के लिए। एंड इंटरनेट कनेक्शन लगवाना, इंटरनेट कनेक्शन अगर आप लगाएंगे तो उसकी डिवाइस को भी IAS 16 में डाल दीजिएगा, बिकॉज वी विल अप्लाई ऑन IAS 16। When an entity incur expenditure on an internet service provider hosting the entity's website, this expenditure is recorded as an expense as and when the services are received. तो ये जो है ना, ये इंटरनेट बिल के लिए है, जो इंटरनेट बिल आता है, और ये जो इंटरनेट कनेक्शन वाली लाइन है ये वो डिवाइस के लिए है। डिवाइस को IAS 16 में डाल दें और बिल को डायरेक्ट कहां डाल दें, एक्सपेंसेस में। छोटी छोटी बातें जरा लिखनी जरूरी होती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहा कि हमारी वेबसाइट को होस्ट कर दो, इसमें जरा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है जिसकी वजह से वेब सर्वर पूरी पूरी रात चलते रहें, और अनइंटरप्टेड वाईफाई और बड़ा जबरदस्त किस्म का बैकअप सिस्टम चाहिए होता है। ये जरा अच्छा वाला इंटरनेट होता है। तो बहरहाल वो इंटरनेट बिल आ जाया करेगा, उसको एक्सपेंस में डाल देंगे। अगर आपने वेबसाइट बेचने का काम करना है ना, तो जब तक वेबसाइट बनाते रहेंगे तो वो IAS 2 में जाएगी, इन्वेंट्री में, और जब बेचेंगे तो IFRS 15 में जाएगी। IFRS 15 तो आपको नहीं पता, वो हमने पढ़ना है, वो होता है रेवेन्यूज को, कि रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। तो बनाने की कॉस्ट जो है IAS 2 में जाएगी, और बेचते वक्त कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। हाँ, 2 एंट्रीज करते थे ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, चीज बेचने पे। तो इन्वेंट्री कितने में बनी, और जब चीज बिक गई तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट कितने पे करनी है वो IFRS 15 बताएगा। तो अगर मेरा बेचने का काम है इंटेंजिबल्स, तो फिर SSC 32 लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तो जो मैं इंटेंजिबल बना रहा हूं उस पर कौन सा लगाऊंगा, IAS 2, वो तो मेरी इन्वेंट्री है फिर। और अगर मैंने लीज पे देने हैं, लीज पे देना का क्या मतलब होता है, किराए पे देने इंटेंजिबल, मैं अपने इस्तेमाल के लिए या इस तरह नहीं बना रहा, मैंने इस्तेमाल पे देने, किराए पे देने इंटेंजिबल, तो उस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, IFRS 16। तो इन 4 चीजों पर SSC 32 नहीं लगेगा जी। अब वो होमवर्क का सवाल डिस्कस कर लें। क्वेश्चन 18,
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पर्टेन टू स्फीयर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ऑन यकम जुलाई 2021 हमारा साल शुरू होने के पहले दिन, जल्दी बोला करें, वेल डन, पहले दिन, हमारा साल शुरू होने के पहले दिन एसएल एक्वायर्ड a license against cash consideration of 50 million. SL incurred cost of rupees 3 million which include refundable taxes of 1 million. अब बोले 3 मिलियन कैपिटलाइज करेंगे या 2 मिलियन? 2 मिलियन। जो टैक्सेस वापस मिल जाने हैं तो वो एसएल की कॉस्ट में पार्ट क्यों बनाए? आपने कोई चीज ली तो किसी ने कहा ये पैसे वापस ले जाना, तो बस ठीक है, फिर क्यों? द लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years। तो ये अभी तक बता दें कॉस्ट क्या निकली आपकी? 50 + 2 is 52। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years बट इज रिन्यूएबल एवरी 5 years। एवरी 5 years का मतलब होता है 5 साल जितने मर्जी दफा रिन्यू करो। लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years बट इज रिन्यूएबल एवरी 5 years एट अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट ऑफ 40 million। इसलिए रिन्यूअल को इग्नोर कर दें क्योंकि कॉस्ट सिग्निफिकेंट है। 50 बिल मुकाबिल 40 बहुत कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, या 52 बिल मुकाबिल 40, जो भी मतलब। एसएल इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस। भाई इंटेंशन नहीं देखनी, इंटेंशन नहीं देखनी। इंटेंशन क्यों नहीं देखनी? स्टैंडर्ड कहता है सिर्फ रिन्यूअल को तब देखना है जब कभी नहीं, एक्टिव मार्केट नहीं, रिन्यूअल व्हेन द रिन्यूअल पीरियड विल बी एडेड इन द यूजफुल लाइफ। इन लीगल लाइफ जो मर्जी कहते हैं, व्हेन द रिन्यूअल इज एट मिनिमल कॉस्ट या मिनिमल प्राइस। सो द रिन्यूअल इज नॉट एज मिनिमल प्राइस, इसलिए महंगी महंगी टेंशन जो मर्जी हो। अच्छा, इसलिए बताएं अब लाइफ क्या हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ अमोर्टाइजेशन? 5 years। SL estimated residual value would be 12 and 9 million at the end of 5 years and 10 years respectively। हमारा ख्याल है कि रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के एंड पे 12 मिलियन है और 9 साल के एंड पे। हमारा ख्याल है या मार्केट में ये है प्राइस? पेपर में लाइन दिया करेगा कि विद रेफरेंस टू एक्टिव मार्केट द रेजिडुअल वैल्यू इज, फिर लिया करेंगे। इतनी सी लाइन आईएएस 16 में डली होती तो मैं धड़ल्ले से कहता 12 मिलियन को रेजिडुअल वैल्यू ले लें। आईएएस 16 में तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन आईएएस 38 में देयर इज नो एक्टिव मार्केट। तो एक्टिव मार्केट के बारे में इज इट अ थर्ड पार्टी कमिटमेंट? नो, इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी कमिटमेंट। सो मोटा मोटा सा पहले जबानी सुन लें। all intangibles are initially measured at its cost. So the cost in this case is 50 million plus the taxes या जो भी duties amounting to rupees 2 million, because rupees 1 million is refundable, so it will not be added in the cost of asset. So it will initially be measured at its cost of 52 million. Further, as the renewal is not at minimal price, is at significant cost, so the renewal period will not be added in the life. Therefore, it will be amortized over a period of only 5 years. Further, the residual value available is not with reference to active market. Therefore, residual value will be considered as 0. So, in P&L and amortization of, फिर मैं देखता हूं कितनी कैलकुलेट हुई है, इतने will go। कौन सा सवाल है? द लाइसेंस शुड बी, और जो मेरी बात में कोई कमी रहेगी वो मैं यहां से फिर आपको बता देता हूं, हो सकता है जरूर रहेगी होगी कोई ना कोई कमी। द लाइसेंस शुड बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एट इनिशियल कॉस्ट ऑफ 52 मिलियन। द ट्रांसफर फी बीइंग डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड while refundable taxes will not be included. Useful life will be restricted to original 5 years as the renewal cost of 40 million is significant, which should be considered as a separate। अब ये इसने फ्यूचर की बात कर दी, ये हमने नहीं की थी, उसको फिर अलग इंटेंजिबल बनाया जाएगा। कल जो एग्जांपल 7 और 7A की थी, आपको पता है मैंने कहा था जब रिन्यूअल सिग्निफिकेंट होती है तो फिर आज उसको कुछ ना करें, फ्यूचर में जब वो होगा 40 मिलियन तो फिर उसको अलग इंटेंजिबल बना के अपनी 5 साल की लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे। ये बात याद है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज क्या करेंगे, 52 को अमोर्टाइज करेंगे 5 सालों पे, फिर जब 5 साल बाद 40 होगा उसको नया इंटेंजिबल बनाएंगे, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, और उसको फिर अलग 5 सालों के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। ये इसने एक्स्ट्रा बात डाली है, लिख सकते हैं आप। The residual value at the end of 5 years is 0 because there is no commitment to third party and there is no active market. The amortization charge should be इतने। आगे चलें।
Question number 18. On Yakam July, SL decided to purchase, develop a website for advertising and promotion of its products. SL believes that website would enhance the brand value of the products and would also be used for providing general information about. हमारी प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू इंप्रूव करेगी और हमारी कंपनी के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन देगी. पर्पस बता दें. इसलिए अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज का सारा खर्चा भी एक्सपेंस आउट होगा. अब सवाल चीखता रहे, चिल्लाता रहे, शोर मचाता रहे. किधर है? अब सवाल चीखता रहे, चिल्लाता रहे, शोर मचाता रहे कि एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ग्राफिकल डिजाइन हो रहे हैं, कंटेंट डेवलपमेंट हो रही है. हम इन सबको एक्सपेंस में डालेंगे क्योंकि इस पे पिछला पेज लगाना है, पेज 1037 जो कल पढ़ा था. If a website is developed solely for promotion and advertising, then an entity will not be able to demonstrate how future all expenditure should be recorded as in whether they relate to planning phase or development phase. Operational phase तो वैसे expenses में जाते हैं. Clear? SL believes that website would enhance the brand value of products. वही advertisement की वजह से और कंपनी की इंफॉर्मेशन देगी. ऑनलाइन सेल नहीं करेगी, ऑनलाइन सेल नहीं करेगी चीजें, यहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा. On Yakam September, SL internally initiated the development of the website. तो यकम जुलाई को क्या हुआ था? अच्छा, डिसाइड हुआ था, सॉरी. यकम जुलाई को डिसाइड हुआ था, काम नहीं शुरू हुआ था. यकम जुलाई को तो डिसाइड हुआ था, तो यकम सितंबर को काम शुरू हो गया. ईयर एंड क्या है? 30 विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 22. तो ये टोटल अरसा चला है, लेकिन इसमें टोटल में अलग अलग करना ही नहीं, रेड मार्कर की जरूरत ही नहीं. टोटल अरसा चला है यकम सितंबर से लेके यकम जनवरी तक. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का काम चला है. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एज फॉलोज. खतरनाक लफ्ज लिख रहे ताकि आप परेशान हो. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एज फॉलोज. 2 मिलियन फॉर प्लानिंग. भाई इधर प्लानिंग है या जो भी है. ओ वेब सर्वर का खरीदना तो भाई पीपी में जाएगा. कंटेंट डेवलपमेंट, यही तो बताया अब एक्सपेंस में जानी है, क्योंकि कंटेंट डेवलपमेंट किस वेबसाइट के लिए है? जो पेप्सी वाली वेबसाइट कल दिखाई थी उसकी टाइप की वेबसाइट बन रही है, या वो जो डॉलेंस वाली दिखाई थी उस टाइप की बन रही है? तो इसलिए इसको भी एक्सपेंस में डालेंगे. और दोनों की रीजन क्या लिख के आएंगे? दिस बोथ विल बी चार्ज टू एक्सपेंस बिकॉज द नहीं बिकॉज दे आर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फेज, नहीं, बिकॉज दीज रिलेट्स टू, हाँ, बिकॉज द सोल पर्पस ऑफ द वेबसाइट इज फॉर द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन. 1 मिलियन है. एनुअल जो भी खर्चा हो ना, एनुअल, उस पे आपने एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक लगाया करना है, जो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के क्लास में पढ़ा था. एनुअल फीस किसी की भी दी ना आपने, तो उसको फॉरेन एक्सपेंस में कभी नहीं डालना. मेरे याद रखिएगा, ये तो अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनुअल फीस जब भी देते हैं तो उसकी बीच में प्री पेमेंट बनाते हैं और प्री पेमेंट बना के उसको अलग अलग करते हैं. आपने अब एनुअल फीस दी है वेब होस्टिंग की, जो कि वैलिड है टिल 31 जनवरी 23, और पेड कब की थी? इन जनवरी 22. अब सुने जवाब क्या देखे आएंगे. मेरे ख्याल से यहां से शुरू कर दीजिएगा. एज द सोल पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट इट वॉज एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स. So the expenditure incurred in planning phase and development phase, that is content development, amounting to rupees 2 million and 3 million will be charged to expenses. बेशक दोबारा भी आगे लिखाएगा because it only relates to, because the website is only for advertising and yeah. However, the acquisition cost of web server should be treated as
property, plant and equipment will be dealt in accordance with IS 16. However, as far as the annual web hosting is concerned, so P&L will show a cost of rupees इतने 5/12 होगा ना, 31 जनवरी 23 तक वैलिड है, तो फिर शुरू कब हुई होगी? वैसे तो लिखा हुआ है ना पेड इन जनवरी, जनवरी में किसी भी दिन पे कर दी होगी, लेकिन अरसा कितना कवर कर रही होगी? 1 फरवरी 22 से लेकर 31 जनवरी 23 तक। पेड जनवरी के शुरू में भी कर दियो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनुअल लाइसेंस मेरा एक्सपायर कब हो जाएगा, सॉरी एनुअल फीस मेरी एक्सपायर कब हो जाएगी? 31 जनवरी को। तो फिर मैंने जनवरी में पे तो की, जनवरी 22 में, लेकिन कितने अरसे के लिए पे की? कितने अरसे के लिए पे की? हमारे साल में 5 महीने के लिए और अगले साल के 7 महीने के लिए। सो P&L will show an expense of rupees 0. And balance sheet will show a prepayment of, so P&L will show an expense of rupees 0.4 and balance sheet will show a prepayment of 0.6. कर लिया नोट? चलो बनाओ दूसरा पार्ट। ये लिख के आना है, P&L will show expense of इतने and balance sheet will show a prepayment of इतने in current assets। 0.6 कहां शो होगा? करंट एसेट्स में।